आज हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि में एक महत्वपूर्ण ग्रंथि जनन ग्रंथि या गोनेड को समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। यह जानेंगे कि गोनेड या जनन ग्रंथि क्या है। गोनेड या जनन ग्रंथि क्या है। जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथि जिससे लिंग हार्मोन का स्राव होता है। लिंग हार्मोन युग्मक जनन अर्थात गैमीटोजेनेसिस में सहायता करता है। प्रदान करने के साथ साथ लैंगिक लक्षणों के वृद्धि
तथा विकास में सहायक होता है। सहायक होता है। उस ग्रंथि को जनन ग्रंथि गोनेड कहा जाता है। कहा जाता है। अर्थात जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथि जिससे लिंग हार्मोन का स्राव होता है। यह लिंग हार्मोन युग्मक जनन की प्रक्रिया में, गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। अंडाणु और शुक्राणुओं के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। अंडाणु और शुक्राणुओं के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इसके साथ साथ लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। जैसे मनुष्य के स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास, मासिक चक्र का होना, अंडाणु जनन की प्रक्रिया, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का विकास, मांसपेशियों का विकास, शक्ति का विकास इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में दो लिंग है, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष, पुरुष में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो जनन ग्रंथि है, उसको हम लोग टेस्टिस या विल्सन कहते हैं। टेस्टिस या विल्सन कहते हैं। पुरुषों में टेस्टिस या विल्सन पाया जाता है। और यह टेस्टिस या विल्सन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब विल्सन कोश के अंदर उदर गुहा के निचले भाग में पाई जाने वाली यह टेस्टिस या विल्सन है। और स्त्रियों में यह ग्रंथि जनन ग्रंथि गोनेड अंडाशय के नाम से जाना जाता है। यह अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में पाई जाती है और यह ग्रंथि की संख्या 2 है। दोनों ओर एक एक ग्रंथि पाई जाती है। अब हम लोग इस टेस्टिस के टीएस को देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर सेवई के समान या पतली पतली जनन नलिकाएं, शुक्राणु जनन नलिकाएं पाई जाती है।
और शुक्राणु जनन नलिका के अंदर की दीवार जनन उपकला ऊतक के कोशिकाओं की बनी होती है, जिसमें लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया या मातृ शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। अब स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है और यह आगे कायांतरण करके मेटामॉर्फोसिस करके शुक्राणु का निर्माण करता है। बनने वाला शुक्राणु सर्टोली सेल से चिपक करके भोजन प्राप्त करता रहता है। मनुष्य में शुक्राणु का जीवन काल टेस्टिस के अंदर लगभग 30 दिन का होता है और जब यह शुक्राणु स्खलन के बाद कॉपुलेशन के समय मादा के जनन अंग में पहुंचता है, तब इसका जीवन काल लगभग 12-13 घंटे तक होता है। यदि इतने समय में अंडाणु मिला निषेचन हुआ तो वह आगे रहेगा, अन्यथा मर जाता है। अब हम बात करते हैं मादा जनन ग्रंथि में। मादा जनन ग्रंथि में आता है अंडाशय और अंडाशय की रचना है पिंबरी, फैलोपियन ट्यूब और यह गर्भाशय। अब इसके टीएच पर विचार करते हैं। अंडाशय की बाहरी दीवार संयोजी ऊतक की बनी होती है, जबकि अंदर की दीवार जनन उपकला ऊतक के कोशिकाओं की बनी होती है। इस कोशिका में बार बार समसूत्री कोशिका विभाजन होते रहने से ऊगोनिया का निर्माण होता है और यह ऊगोनिया भविष्य में अंडाणु का निर्माण करती है। अब उसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील ऊगोनिया है वह फंक्शनल oocyte का निर्माण करती है और शेष उसके चारों तरफ से घेर करके ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण करती है। यह ओवेरियन फॉलिकल और इसके अंदर भी केंद्रक है, इसके अंदर भी केंद्रक है, इसके अंदर भी केंद्रक है, इसके अंदर भी केंद्रक है। अब ओवेरियन फॉलिकल के थीका इंटरना से, मतलब इससे थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता रहता है। अब यह एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है और इसी के निर्देशन में अंडाणु का आकार धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। अब जब 13वें दिन अंडाणु लगभग परिपक्व हो जाती है, मासिक चक्र के 13वें दिन, तब LH हार्मोन LH सर्ग की क्रिया के द्वारा 14वें दिन ओवुलूशन का काम कराता है, अर्थात यह प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte की अवस्था में अंडाणु का अंडाशय की दीवार को तोड़ करके बाहर आ जाने की प्रक्रिया को ओवुलूशन अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अब यह प्राइमरी oocyte की अवस्था वाला अंडाणु निकल करके फिम्बरी होते हुए
फैलोपियन नली में पहुंच जाता है। फैलोपियन नली में शुक्राणु का इंतजार करता है और शुक्राणु के मिलते ही संपर्क करते ही अगला विकास होता है और विकास से सेकेंडरी oocyte अर्थात परिपक्व अंडाणु का निर्माण कर लेता है। अगर निषेचन हो गया तो इसके टूटे हुए भाग से कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव तेजी से होने लगता है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो अब इस टूटे हुए स्थान से हल्के पीले रंग का द्रव प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन इस द्रव से स्रावित होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन की बढ़ती हुई मात्रा रक्त में एस्ट्रोजन की घटती हुई मात्रा दिमाग को सूचना दे देती है कि निषेचन नहीं हुआ। और जब निषेचन नहीं होता है तब यह दिमाग पिट्यूटरी ग्रंथि के हाइपोथैलेमस को सूचना देती है, पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटेरियर लोब को सूचना देती है और वहां से जो हार्मोन स्रावित होता है यह गर्भाशय के दीवार के एंडोमेट्रियम में पहुंच करके बहुत बहुत अधिक तेजी से संकुचन और प्रसार करने लगता है और इसी संकुचन और प्रसार के क्रम में एंडोमेट्रियम की दीवार जहां तहां से फट जाती है, क्रैक कर जाती है और उसी दीवार से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लीडिंग होने लगता है, रक्त स्राव होने लगता है। लगभग यह रक्त स्राव 2-3 दिनों तक होता रहता है। फिर मरम्मत की प्रक्रिया आती है और अगले मासिक चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये कहा जाए कि यह हार्मोन टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यही टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करता है। दाढ़ी मूंछ का विकास, मांसपेशियों का विकास, शक्ति का विकास इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा शरीर में बहुत अधिक हो जाती है तो आक्रामक प्रवृत्ति का विशाल शरीर बन जाता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाता है। और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से नए नए सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स का निर्माण होता रहता है और इसी के निर्देशन में शुक्राणुओं का वृद्धि और विकास होता है। उसके बाद फीमेल में निकलने वाला जो हार्मोन है मादा लिंग हार्मोन, जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण मादा लिंग हार्मोन है और इसी के निर्देशन में माता के गर्भ में शिशु का वृद्धि और विकास होता है। इसके कमी से, इसमें व्यवधान आने से भ्रूण का वृद्धि और विकास बाधित हो जाता है और गर्भपात हो सकता है।